हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स, दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता। सो आई वेलकम यू ऑल टू द डिस्कशन ऑफ असाइनमेंट फॉर प्रैक्टिस फॉर क्लास 12th। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको आज का टॉपिक दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बच्चों, आज का टॉपिक क्या है? कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। बेसिकली यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैंने इस पूरे लेक्चर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये असाइनमेंट आपके सीबीएसई एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए मैंने बनाया हुआ है। इस असाइनमेंट को हम ऑलरेडी अपने टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है देन डोंट वरी, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। मोर ओवर, अगर आप लोग चाहें तो हमारी मैथमेटिशिया सीरीज़ की बुक्स भी परचेज कर सकते हैं। बुक को परचेज करने के लिए आप लोग फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं ज़रा और फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब देते चलते हैं। तो बताइए, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया है ना? चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना। इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी क्लासमेट्स को शेयर भी कर देना। ठीक है मेरे बच्चों, अब चलते हैं फाइनली और अपने असाइनमेंट फॉर प्रैक्टिस ऑन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा बच्चों कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का असाइनमेंट फॉर प्रैक्टिस। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इफ़ द फंक्शन एफ एक्स इज गिवन टू बी कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1, तो आपको k की वैल्यू बतानी है। अब ये फंक्शन क्योंकि x इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए इस फंक्शन का जो वैल्यू आएगा f ऑफ 1 और इस फंक्शन का जो लिमिट वैल्यू आएगा व्हेन x अप्रोचेज टू 1, ये दोनों सेम होना चाहिए। समझे? बात क्लियर है सभी को? ये दोनों सेम होना चाहिए बिकॉज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, बिकॉज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर f ऑफ 1 यानी जब x की वैल्यू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर आपको दिख रही होगी। क्या गिवन है बच्चों? तो ये तो हमें दे रखा है k। ठीक है, अब यहाँ पर लिमिट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? फंक्शन की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे हम, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो यहाँ पर ये जो लिमिट के अंदर फंक्शन दिख रहा है, न्यूमरेटर में ध्यान से देखो, a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा और बस यहाँ पर आपको सिर्फ x प्लस 1 ही दिखेगा क्योंकि x माइनस 1 डिनोमिनेटर में है, उससे कैंसिलेशन हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, अब इसमें अगर आप लिमिट पुट कर दें तो यहाँ से आपको k मिलेगा, x की जगह 1 डालो, 1 प्लस 1 यानी ये हो जाएगा 2, यानी k की वैल्यू 2 आ जाएगी। यानी ऑप्शन बी एक बार आप चेक करो, क्वेश्चन 1 का ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो गया बच्चों। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 में क्या है? क्वेश्चन 2 बेसिकली डिफरेंशिएशन के ऊपर है। यहाँ पर आपको एक फंक्शन y दे रखा है, आपको डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है। चलिए काम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन स्टार्ट करो दोनों साइड। ये आपका a कांस्टेंट है, e की पावर 5x, इसका डेरिवेटिव सेम रहेगा और पावर में से 5x का जब डेरिवेटिव करेंगे तो 5 आएगा बिकॉज ऑफ चेन रूल। ठीक है, फिर यहाँ पर भी e की पावर माइनस 5x और यहाँ पर पावर में आप डिफरेंशिएशन करेंगे चेन रूल की वजह से, तो यहाँ पर -5 आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? तो ये फाइनली आपका सिंप्लीफाई होकर बनेगा 5a e की पावर 5x, ये बनेगा -5b e की पावर -5x। अब मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट करूँगा क्योंकि मेरे को d2y अपॉन dx2 निकालना है। फिर से डेरिवेटिव करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे, ये 5a एज इट इज़ e की पावर 5x और पावर में आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो वहाँ से 5x का 5 हो जाएगा। फिर ये -5b e की पावर -5x और पावर में से डेरिवेटिव करोगे तो -5 तो आएगा ही। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 25a e की पावर 5x, यहाँ -5b और ये -5, यानी प्लस का 25b e की पावर -5x। एक बार चेक करिए। ठीक है बच्चों, पूरे में से अगर आप 25 कॉमन लेंगे तो अंदर मिलेगा a e की पावर 5x और ये b e की पावर -5x। एक बार चेक करो, आपके क्वेश्चन में ये जो ब्रैकेट के अंदर दिख रहे हैं ना, इसको आपके क्वेश्चन में y बोला गया था। यहाँ पर चेक करो, a e की पावर 5x प्लस b e की पावर -5x।
तो यहाँ से डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 25y। 25y यानी ऑप्शन ए यहाँ पर देखो। ठीक है बच्चों, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो गया। चलें आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्या करना है हमें, इफ़ y इज इक्वल टू दिस फंक्शन, तो आपको d2y अपॉन dx2 निकालना है। चलिए सबसे पहला काम क्या करो, इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर हम लोग लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगा लेंगे। तो ये log x स्क्वायर ऑन द बेस ऑफ e माइनस लॉग ऑफ e स्क्वायर ऑन द बेस ऑफ e। समझे, ये पूरा कांस्टेंट है, इसको सिंप्लीफाई करने में टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 2 log ऑफ x ऑन द बेस ऑफ e। ठीक है, और इसके बारे में तो बताया मैंने कि ये कांस्टेंट है, इसको सिंप्लीफाई करने में हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ से अगर मैं x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करूँ तो dy अपॉन डी एक्स, ये 2 बाहर, log x का 1 अपॉन एक्स आएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव यानी इसका डेरिवेटिव तो 0 हो ही जाएगा। यहाँ से dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब आपको क्या करना है बच्चों, फिर से डिफ्रेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर बनेगा d2y अपॉन dx2, और ये हो जाएगा आपका -2 अपॉन एक्स स्क्वायर। -2 अपॉन एक्स स्क्वायर का मतलब ऑप्शन डी, एक बार चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो गया बच्चों। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक सेकेंड, क्वेश्चन 4 में हमें क्या बोला हुआ है, द फंक्शन f विच इज डिफाइंड फ्रॉम r टू r गिवन बाय fx इक्वल्स माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 इज continuous as well as differentiable at x equal to 1, not continuous but differentiable at x equal to 1, continuous but not differentiable at x equal to 1, neither continuous nor differentiable at x equal to 1। देखो ध्यान से सुनना, ये जो फंक्शन है ये है मॉडुलस फंक्शन, और मॉडुलस फंक्शन हमेशा सभी रियल नंबर के लिए कॉन्टीन्यूअस तो होता है, यानी कॉन्टिन्यूटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्टिन्यूटी हमेशा यहाँ पर आती है, वो x इक्वल टू 1 पे निकाल के देख लो, जो कि इसका कॉर्नर पॉइंट है। समझे मैंने क्या बोला, x इक्वल टू 1 इसका कॉर्नर पॉइंट है, तो इस पर भी इसकी कॉन्टिन्यूटी हमेशा आएगी। सभी रियल नंबर के लिए मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, लेकिन कॉर्नर पॉइंट पे ये पक्का डिफरेंशिएबल नहीं होता है, यानी नॉन डिफरेंशिएबल होता है। यानी यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि कॉन्टिन्यूटी किस में बोली गई है, तो ऑप्शन ए में कॉन्टिन्यूटी बोली गई है, बट डिफरेंशिएबिलिटी के लिए भी यस बोला गया है ऑप्शन ए में, यानी ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। ऑप्शन बी में कॉन्टिन्यूटी को मना किया गया है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में कॉन्टिन्यूअस बोला है बट नॉट डिफरेंशिएबल बोला है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी सही होगा। मैंने क्या बताया आपको, मॉडुलस फंक्शन सभी रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूअस होता है, इंक्लूडिंग द कॉर्नर पॉइंट। समझे, लेकिन कॉर्नर पॉइंट पर ही मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, यानी नॉन डिफरेंशिएबल होता है। बात याद रहेगी। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 में क्या बोला हुआ है, द फंक्शन f(x) गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट। ये कहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूअस है, यहाँ पर जरा डिनोमिनेटर पे फोकस करना। यहाँ पर डिनोमिनेटर पे फोकस करोगे तो एक टर्म x है, एक टर्म x स्क्वायर माइनस 1 है, तो यहाँ से मुझे एक पॉइंट मिलेगा x इक्वल टू 0, यहाँ से मुझे 2 पॉइंट्स मिलेंगे x इक्वल टू +1 एंड x इक्वल टू -1। तो यहाँ पर पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी क्या आ जाएगी बच्चों, एक सेकेंड मैं जरा लिखूँ। पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी विल बी x इक्वल्स 0, 1 एंड -1। तो टोटल कितने पॉइंट्स हुए, यहाँ पर 3 पॉइंट्स हुए जिन पे ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, मतलब ऑप्शन सी को यहाँ पर मार्क कर दो। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन में ना एक प्रॉब्लम हो सकती है कुछ बच्चों को कि यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करके कुछ बच्चे लिख देंगे। जब सिंप्लीफाई करोगे डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी इस वाले ब्रैकेट में लगाओगे तो आपको मिलेगा 1 अपॉन x प्लस 1। अब यहाँ पर आपको लगेगा कि यहाँ पर x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू -1, बस यही 2 पॉइंट्स आएंगे डिसकॉन्टिन्यूटी के, तो उनको लगेगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा। ये गलत इसलिए होगा क्योंकि आपको तो इस वाले फंक्शन के लिए पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी बतानी थी, ना कि सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द फंक्शन। समझे, तो ये काम करोगे तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान रखना।
ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन सी यानी एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। आपको फंक्शन को सिंप्लीफाई नहीं करना है। ठीक है, चलें आगे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्या बोला गया है, द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय, ये रहा फंक्शन का डेफिनेशन, दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। अब ये फंक्शन एक्स इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, तो यहाँ पर f0 विल बी इक्वल टू लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस टू 0। तो देखो इसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर f0 यानी जब x 0 है तो फंक्शन की वैल्यू k है। ठीक है बच्चों, और लिमिट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना बच्चों। अब यहाँ से फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये तो k है, यहाँ पर आप x की जगह पुट करोगे लिमिट, तो 0 स्क्वायर इंटू साइन ऑफ दिस एंगल, जिसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, हमें ये तो नहीं पता कि वैल्यू क्या आएगी, लेकिन इतना श्योर है कि जो भी वैल्यू आएगी वो -1 से 1 इंटरवल के बीच में ही होगी। यानी मैं क्या लिखूंगा, अ वैल्यू लाइंग बिटवीन -1 एंड 1। ठीक है, -1 और 1 के बीच की ही वैल्यू आएगी, जिसको 0 स्क्वायर यानी 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बस यहाँ से आपको k मिल जाएगा 0। सो k इक्वल टू 0 का मतलब ऑप्शन ए को एक बार चेक करो, ऑप्शन ए ऑफ क्वेश्चन 6 विल बी करेक्ट। ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में आती है, थीटा कोई भी रियल एंगल हो। ठीक है, लेकिन अगर एंगल के बारे में श्योरिटी ना हो कि एंगल की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, यानी अगर एंगल डिफाइंड ना हो, सो इन दैट केस हम ये जानते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 इंटरवल के बीच में होगी। एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी ये तो हम नहीं जानते, क्योंकि यहाँ पर थीटा को मैंने क्या बोला, थीटा को मैंने बोला नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, अगर एंगल थीटा डिफाइंड नहीं है तो फिर ये सिनेरियो होता है। बात समझ आ रही है सभी को? तो बस यही चीज़ तो हमने यहाँ पर यूज की है। जैसे ही मैंने x की जगह लिमिट पुट किया ना 0, तो यहाँ पर ये जो एंगल था वो बन गया 1/0, जो कि नॉट डिफाइंड वाली कंडीशन की तरफ लेकर गया। तो बस मैंने यही तो लिखा हुआ है कि साइन 1/0 का मतलब होगा अ वैल्यू लाइंग बिटवीन -1 एंड 1। ठीक है ना, जिसको मैं 0 स्क्वायर यानी 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 0 ही मिलेगा, तो k की वैल्यू 0 आ गई, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो गया। समझे बच्चों, बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। चलते हैं आगे क्वेश्चन 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 में हमें क्या बोला हुआ है बच्चों, यहाँ पर आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है log x का विद रेस्पेक्ट टू 1/x। अब देखो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले फंक्शन को मैं y मान लूंगा, यानी ये रहा मेरा फंक्शन y, और दूसरे फंक्शन को मैं 1/x मान लूंगा। मुझे y का डिफरेंशिएशन z के रेस्पेक्ट में करना है, तो अब इसके बाद मैं यहाँ पर y का डेरिवेटिव करूंगा x के रेस्पेक्ट में, यानी dy/dx आपका आ जाएगा 1/x। फिर z का डेरिवेटिव भी कर लो, यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा ये बनेगा -1/x²। अब क्योंकि आपको तो y का डेरिवेटिव z के रेस्पेक्ट में निकालना है, सो dy/dz करना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या करो, dy/dx को मल्टीप्लाई कर दो dx/dz के साथ। ठीक है बच्चों, चलिए काम शुरू करते हैं, यानी dy/dz को निकालते हैं। सो dy/dx का मतलब ये रहा, और dx/dz इसका मतलब हो जाएगा -x²/1। ठीक है, अब यहाँ से फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा dy/dz इज इक्वल टू -x का मतलब ऑप्शन सी को चेक करो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो गया है बच्चों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, यहाँ पर हमें ये फंक्शन दे रखा है और हमें dy/dx निकालना है। तो किस तरीके से होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने फंक्शन को देखो, यहाँ दोनों तरफ सीकेंट फंक्शन अप्लाई कर दोगे तो ये बनेगा 1 + x/1 - y, और ये हो जाएगा सीकेंट a। देखो a तो कांस्टेंट है, सीकेंट a भी कांस्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ से जब मैं डिफरेंशिएशन करूँगा तो LHS में मुझे लगाना पड़ेगा क्वोशिएंट रूल ऑफ डेरिवेटिव। तो चलो काम शुरू करो, यानी यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 1 - y का होल स्क्वायर, फिर यहाँ आप लिखेंगे 1 - y, डेरिवेटिव ऑफ 1 + x जो कि 1 आएगा, -1 + x डेरिवेटिव ऑफ 1 - y। तो 1 - y का डेरिवेटिव करोगे तो 1 का 0
और ये बनेगा माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है बच्चों। अच्छा, RHS में क्योंकि सीकेंट है यानी कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव जीरो ही हो जाएगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग ताकि फर्दर सिंप्लीफाई कर पाएँ। तो ये बनेगा 1 माइनस वाई इंटू 1, यानी ऐसे ही रहने दो, ये माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर भी नेगेटिव दिख रहा होगा, यानी इसको लिख लो प्लस 1 प्लस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। नाउ ऑल दैट इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स अगर आपको निकालना है, 1 माइनस वाई को उधर ले जाओ, यानी वाई माइनस 1, ये 1 प्लस एक्स आपको दिख रहा होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ में मल्टीप्लाई है, तो ये बन जाएगा यहाँ पर आके इस तरीके से x प्लस 1। ठीक है, सो y माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, यानी ऑप्शन सी को एक बार आप चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो गया बच्चों। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 9 में हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ये फंक्शन x है और ये फंक्शन y है, यानी पैरामीट्रिक फंक्शन दे रखा है। आपको डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी है जब t इक्वल्स π/4 हो। चलो काम शुरू करते हैं। सबसे पहले dx बाई dt निकालते हैं, तो यहाँ पर e की पावर t बाहर रहेगा, साइन t का हो जाएगा cos t, प्लस साइन t बाहर करोगे e की पावर t का एज इट इज़ रहेगा। कहने का मतलब e की पावर t यहाँ पर बनेगा cos t प्लस साइन t। ये आपका dx बाय dt की वैल्यू आ चुकी है बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद आप dy अपॉन dt भी ऐसे ही निकालो, यानी e की पावर t बाहर, cos t का डेरिवेटिव करोगे, ये बनेगा माइनस साइन t, प्लस अब cos t बाहर, e की पावर t का डेरिवेटिव करोगे, वो सेम रहेगा। पूरे में से इसको कॉमन ले लो, तो यहाँ मिलेगा आपको cos t माइनस साइन t। ठीक है बच्चों, अब क्योंकि आपको dy अपॉन dx निकालना है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, dy अपॉन dt को मल्टीप्लाई कर दो dt अपॉन dx के साथ। चलो यहीं पर डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दूंगा मैं। सो dy अपॉन dt, इसका मतलब हुआ e की पावर t इंटू कॉस t माइनस साइन t। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, dt बाई dx, यानी इसको मुझे उल्टा करके बस यहाँ पर ऐसे लिखना है, उल्टा मतलब रेसिप्रोकल। ठीक है, चलो तो यहाँ पर लिखोगे, ये बनेगा cos t प्लस में साइन t। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बच्चों, ये e की पावर t वाला तो कैंसिल हो जाएगा, यानी फाइनली आपको मिलेगा cos t माइनस साइन t, और यहाँ पर आपका आ जाएगा cos t प्लस साइन t। ठीक है बच्चों, अब क्योंकि आपको डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है जब t की वैल्यू π/4 हो, सो लेट मी पुट t इक्वल्स π/4 इन द डेरिवेटिव, यानी dy अपॉन dx में मैं इसको पुट करूँगा, तो cos t यानी cos π/4 माइनस साइन t यानी साइन π/4, दोनों की वैल्यू वैसे सेम होती है, 1/√2 ये भी आएगा, 1/√2 ये भी आएगा, और बीच में माइनस होने का मतलब ये तो आप समझ गए होंगे कि न्यूमरेटर आपका जीरो होने वाला है। ठीक है बच्चों, सो बस यहाँ पर जीरो अपॉन एनीथिंग विल बी जीरो, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी चीज़ को यहाँ ब्लैंक में आप फिल कर सकते हो। ये रहा जी आपका आंसर, क्वेश्चन 9 भी सॉल्व हो चुका है। ठीक है, चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या बोला हुआ है, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f(x), ये रहा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इस इंटरवल में डिफाइंड है, दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। तो यहाँ पर इस इंटरवल में सिर्फ एक इंटीग्रल पॉइंट है, यानी x इक्वल टू 1, तो बस यहाँ पर आप लिख दो 1, तो यही आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का। समझे, किसी भी इंटीग्रल पॉइंट पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल होता है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन 11, इसमें क्या बोला हुआ है बच्चों, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। ये जो फंक्शन है ये मॉडुलस फंक्शन है, इसका कॉर्नर पॉइंट 0 आएगा, इसका कॉर्नर पॉइंट -1 आएगा। तो क्या हुआ, मॉडुलस फंक्शन पूरे रियल नंबर पर कॉन्टिन्यूअस ही होता है। ये आज की क्लास में पहले भी एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ। तो यहाँ पर एक भी पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं आएगी, यानी नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी में मैं क्या लिखूंगा, नो पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी विल एग्जिस्ट, यानी 0। तो कितने पॉइंट्स आएंगे, कितने पॉइंट्स आएंगे डिसकॉन्टिन्यूटी के, तो एक भी पॉइंट नहीं आएगा, मतलब 0 नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी फॉर दिस मॉडुलस फंक्शन। समझे बच्चों, ठीक है।
अब जरा क्वेश्चन 12 को देखते हैं। क्वेश्चन 12 में क्या बोला हुआ है, यहाँ पर एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर भी मॉडुलस फंक्शन आपको दिख रहा होगा। तो आपसे यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव पूछा हुआ है फॉर द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। राइट हैंड डेरिवेटिव एट 0 यानी आपको देखो ये निकालने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा, लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 प्लस यहाँ पर आपका फंक्शन का वैल्यू है 2 मॉड एक्स प्लस 3 मॉड में साइन एक्स प्लस में 6 माइनस f0 का मतलब ये हुआ 2 मॉड 0 प्लस 3 मॉड में साइन 0 प्लस में 6 और फिर इस पूरे के नीचे आ जाएगा x माइनस 0। ये मैंने आपका फॉर्मूला डायरेक्टली यूज़ किया है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब यहाँ से जब हम लोग अगला स्टेप लिखेंगे तो देखो यहाँ पर तो बिल्कुल सेम चीज़ें रहेंगी, लेकिन यहाँ 2 मॉड एक्स, अब मॉड एक्स की डेफिनेशन के हिसाब से इसको सिर्फ x लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर राइट हैंड साइड से आपको डिफ्रेंशिएशन निकालना है, राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। फिर आपका है 3, यहाँ मॉड में साइन एक्स, ये भी चुपचाप से साइन एक्स बन जाएगा, प्लस में 6, ये ब्रैकेट में देखो मॉड 0 तो 0 रहेगा और साइन 0 भी 0 रहता है, मतलब ये पूरा खत्म हो जाएगा, सिर्फ 6 बचेगा, बाहर माइनस है ध्यान रखना, तो ये -6 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में x माइनस 0 का मतलब सिर्फ x बचेगा, जिसको नेक्स्ट स्टेप में अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर देखो 6 और -6 कैंसिल होगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा 2x अपॉन एक्स, यानी देखो ऐसे, फिर प्लस में 3 साइन x अपॉन एक्स, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर अगर मैं x की लिमिट पुट करूँगा ना तो ये बनेगा 2 + 3 × 1, यानी ये आ जाएगा 5। तो बस यहाँ पर आपको 5 लिखना है, ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है बच्चों। यानी राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आएगी, तो 5 आएगी। चलें आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन 13 में क्या बोला हुआ है, आपको फंक्शन दे रखा है, आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है। चलिए फंक्शन को ध्यान से देखना, यहाँ पर मॉड एक्स भी आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर मैं क्या लिखने वाला हूँ, मैं इसको लिखने वाला हूँ x × x, यानी x²। ये कब लिख सकते हैं, जब आपका x ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हो। फिर यहाँ पर x × -x, यानी ये बनेगा -x²। ये कब लिख सकते हो, जब आपका x लेस देन 0 हो। सिंपली मैंने मॉडुलस ऑफ x की डेफिनेशन यूज़ की है। अब यहाँ पर डेरिवेटिव स्टार्ट कर दो, यानी f'(x), तो ये x² का हो जाएगा 2x, और ये कौन सी कंडीशन है, कंडीशन को लिखते रहना। यहाँ पर -x² यानी -2x, कौन सी कंडीशन है, तो कंडीशन को भी लिख देना। तो बस ये आपका आंसर आ जाएगा। इस पूरे को आप चाहें तो यहाँ पर फिल कर सकते हैं, मैं तो फिल नहीं कर रहा हूँ, जगह की कमी है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। 14th क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन दे रखा है y = tan 1x + cot 1x वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। फिर हमको dy/dx निकालना है। ध्यान से सुनना, यहाँ पर ये बन जाएगा π/2, ये प्रॉपर्टी है, डायरेक्टली मैंने यूज़ कर लिया। अब इसका डेरिवेटिव करो, क्योंकि ये तो π/2 है ना, जो कि कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। बस यहाँ पर 0 लिख दो, आपका काम हो गया, क्वेश्चन 14 भी सॉल्व हो गया, ठीक है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन 15 में हमें क्या बोला हुआ है बच्चों, इफ़ cos of x into y equals to k where k is a constant और x into y is not equal to n/, ये क्यों बता रखा है, चलो पता चलेगा थोड़ी देर में। आपको dy/dx की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दूँ क्या, वेल यही तो करना पड़ेगा। तो cos थीटा का डेरिवेटिव होगा -sin थीटा, मतलब एंगल में ये आपको लिखना पड़ेगा। अब एंगल का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा चेन रूल की वजह से। तो x बाहर, y का करोगे तो dy/dx आएगा, प्लस y बाहर, x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। RHS में k जो कि एक कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से सुनना, x × dy/dx प्लस y × 1 यानी y, ये पूरा ब्रैकेट वाला। अब यहाँ पर 0 में माइनस साइन ऑफ दिस एंगल, देखो ऐसे आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ क्यों दे रखी है इन्होंने। आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा की वैल्यू 0 कब होती है। ये वैल्यू 0 तब होती है जब थीटा आपका पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, यानी जब थीटा इस कंडीशन को फुलफिल करता है।
इस समय यहाँ पर थीटा का मतलब x इंटू वाई से है और ये साइन थीटा वाला टर्म डिनोमिनेटर में है, दैट्स वाई यहाँ पर x इंटू वाई जो कि एंगल थीटा की जगह काम करेगा, ये n पाई नहीं होना चाहिए। समझे? तो यही तो यहाँ पर लिखा हुआ है, थीटा यानी x इंटू वाई n पाई नहीं होना चाहिए, ताकि डिनोमिनेटर जीरो ना हो, ताकि इस पूरे को अब मैं जीरो लिख सकूं। बात समझ आई? तो क्वेश्चन में जो भी डाटा दे रखा है ना, वो फालतू में नहीं दे रखा है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बनेगा आपका dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। तो बस ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन 16 में हमें क्या बोला हुआ है बच्चों, द वैल्यू ऑफ लेमडा सो दैट दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई। अब ये फंक्शन अगर पाई पे कॉन्टिन्यूअस होगा तो यहाँ पर f ऑफ पाई एंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल बी इक्वल। लेकिन यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन के हिसाब से मुझे लगता है कि लिमिट वैल्यू की जगह मुझे लेना चाहिए यहाँ पर LHL एंड RHL, लेकिन मैं LHL लूँगा तो फ़ायदा नहीं होगा, मुझे RHL लेना चाहिए। देखो इस तरीके से, तो यहाँ पर मैं बस इस कंडीशन का यूज करके अपना काम कर लूँगा। f ऑफ पाई यानी जब x की वैल्यू पाई है तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी फंक्शन की जो कि लेमडा इंटू एक्स यानी लेमडा इंटू पाई ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर राइट हैंड लिमिट के लिए मुझे फंक्शन की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, देखो यहाँ से मिलेगी यानी कॉस एक्स, इस तरीके से। ठीक है, बस यहाँ से आपको मिल जाएगा लेमडा इंटू पाई, ये बनेगा कॉस एक्स यानी कॉस पाई। कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ से लेमडा आपका आ जाएगा -1 अपॉन पाई। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो चुका है बच्चों। ठीक है, चलते हैं आगे यानी क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे क्या पूछा हुआ है बच्चों, यहाँ पर एक फंक्शन दे रखा है, आपको f डैश ऑफ पाई अपॉन 3 की वैल्यू निकालनी है। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई करो, सबसे पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई करो। इसके लिए सीकेंट एक्स को 1 अपॉन कॉस लिखकर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस एक्स और नीचे आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है बच्चों, अब 1 माइनस कॉस एक्स का तो फॉर्मूला होता है, अब यहाँ से इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। सो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला यानी इसको हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला यानी 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। पूरे पे रूट तो लगा ही हुआ है, 2 और 2 कैंसिल होगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर जिसका रूट लगा हुआ है, तो ये बन जाएगा 10x बाई 2। ये आपका fx आ गया। चलो डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर tan थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर x बाई 2 यानी एंगल का भी डेरिवेटिव होगा चेन रूल की वजह से, तो यहाँ पर 1/2 भी आ जाएगा। अब इस डेरिवेटिव में आपको पुट करना पड़ेगा x इक्वल्स पाई बाई 3, यहाँ पर चेक करिए। ठीक है, चलिए पुट करते हैं यहाँ पर x की जगह पाई बाई 3, तो ये है आपका 1/2। यहाँ पर आप पुट करोगे सीकेंट स्क्वायर, पाई अपॉन 3 पुट करना है x की जगह, लेकिन ये x बाई 2 है यानी ये बन जाएगा पाई अपॉन 6। ठीक है, तो ये रहा 1/2। अब देखो सीकेंट पाई अपॉन 6 की वैल्यू क्या होती है, सीकेंट पाई अपॉन 6 की वैल्यू होती है 2 अपॉन रूट 3। समझे, ये वैल्यू होती है। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर भी है यानी ये बनेगा 4 अपॉन 3, यानी सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनली आंसर आएगा 2/3। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 भी हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या बोला हुआ है, इफ y इज इक्वल टू दिस फंक्शन देन शो दैट dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 4। तो सबसे पहले यहाँ पर जो फंक्शन दे रखा है ना, वहाँ से आप dy अपॉन डी एक्स तो निकाल ही लो। सो dy अपॉन डी एक्स यानी e की पावर x, फिर यहाँ पर प्लस e की पावर माइनस x, और पावर में से भी आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा चेन रूल की वजह से, तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 आएगा यानी फाइनली आपके पास देखो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है ना, लेकिन अभी मुझे सिंप्लीफाई करना होगा, तो कैसे करेंगे ध्यान से सुनना। यहाँ पर आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। जैसे ही आप स्क्वायरिंग करेंगे तो RHS में भी स्क्वायर होगा। एक बार चेक करो मैं जो लिख रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है बच्चों, यानी आपको देखो ऐसा कुछ मिलेगा इस तरीके से। अब इसको फर्दर आप लिख सकते हो e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x प्लस 2 e की पावर 0 यानी 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों ही साइड से
आप -4 कर दो। अब -4 मैंने क्यों किया, यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा -4 करने का रीज़न, समझे। तो ये बनेगा y² -4 और यहाँ होगा e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x, 2 - 4 यानी -2, जिसे अगर मैं यहाँ पर देखो इस तरीके से ये दोनों टर्म्स ऐसे इंट्रोड्यूस करके लिख दूँ तो अब ये बन जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर -x का होल स्क्वायर। समझे या नहीं समझे। अब इस स्क्वायर को हटाओगे तो यहाँ पर y² -4 पूरे का अंडर रूट लग जाएगा और बस ये बन जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर -x। ठीक है ना। अब यहाँ से आप लोग क्या करो, ये जो टॉप में आपने डेरिवेटिव की वैल्यू निकाली थी उसे फर्स्ट इक्वेशन बोलो एंड लेट मी राइट कि बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इस पूरे की जगह मैं dy/dx जैसे ही रखूँगा, सो dy/dx विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y² -4। ये आपका प्रूफ तैयार हो चुका है, यानी क्वेश्चन 18 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है बच्चों। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन 19 की तरफ। क्वेश्चन 19 में क्या बोला हुआ है, आपको यहाँ पर f' निकालना है। आपके पास ये रहा फंक्शन। ठीक है, अब इस फंक्शन को मैं कैसे लिखूंगा ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल तरीका बताने जा रहा हूँ, बिना लॉग लिए हुए सॉल्व करूँगा। यहाँ पर आप इसे लिखो e टू द पावर ln यानी log ऑन द बेस ऑफ e टू द पावर ln ऑफ द सेम फंक्शन यानी 10x की पावर 10x ऐसे। ठीक है बच्चों, अब ln यानी log ऑन द बेस ऑफ e, तो प्रॉपर्टी का यूज करके इसे आप लिख सकते हो e टू द पावर यानी log की प्रॉपर्टी। तो ये जो पावर में 10x है ना, इसे आगे लिख लो तो 10x इंटू ln ऑफ 10x। देखो ऐसा आपको दिखेगा, ये आपका फंक्शन है बच्चों। अब इसके बाद हम यहाँ से डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे। fx का डेरिवेटिव यानी f', e का डिफरेंशिएशन यानी e की पावर में जो भी लिखा हुआ है इस पूरे का डिफरेंशिएशन करोगे तो इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। e की पावर x का डेरिवेटिव सेम रहता है, लेकिन चेन रूल की हेल्प से हमें पावर का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो पावर में जब डिफरेंशिएशन करोगे ना तो यहाँ पर लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो ये 10x बाहर रहेगा, यहाँ पर ln ऑफ 10x का करोगे सो 1/10x और फिर आपको लिखना पड़ेगा 10x का डेरिवेटिव यानी सीकेंट स्क्वायर x प्लस फिर आपका ये ln ऑफ 10x ये तो बाहर रहेगा और फिर आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा इस वाले 10x का, वो आएगा सीकेंट स्क्वायर x, यहाँ ब्रैकेट बंद करो। ठीक है बच्चों, अब फर्दर सिंप्लीफाई करते हुए ये e वाला जो भी टर्म था ना, ये इनिशियली क्या था यानी स्टार्टिंग में ये किसके इक्वल था, तो 10x की पावर 10x के इक्वल था। इसको फिर से वही लिख दो, यहाँ ब्रैकेट में सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से सीकेंट स्क्वायर x, यहाँ से भी सीकेंट स्क्वायर x, पूरे में से कॉमन आएगा 1 प्लस ln ऑफ 10x। देखो ये बचेगा और जैसा कि मैंने कहा यहाँ सीकेंट स्क्वायर x पूरे में से कॉमन आएगा। ये फाइनली आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है बच्चों। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला हुआ है, यहाँ पर आपको पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन दिख रहा होगा। इसमें आपको एक फंक्शन x दे रखा है, एक फंक्शन y दे रखा है, आपसे डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो चलते हैं जरा, यहाँ पर सबसे पहले मैं निकालूंगा dx/dt। तो ये बनेगा आपका 2at है ना, t² का 2t आ जाएगा। फिर आप निकालो dy/dt, ये बनेगा 2a और t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ से क्योंकि मुझे dy/dx निकालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, dy/dt को हम मल्टीप्लाई करेंगे dt/dx के साथ। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, ये तो 2a है और dt/dx का मतलब नीचे आपको 2at ऐसा मिल जाएगा, यानी ये बनेगा 1/t। अब यहाँ से क्योंकि आपको निकालना है d2y/dx2, यहाँ दिख रहा होगा, तो अब x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा बच्चों, समझे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1/t² इंटू dt/dx, समझे। तो -1/t² इंटू dt/dx का मतलब ये हुआ 1/2at, यानी फाइनली आपका आंसर आएगा -1/2at की पावर 3। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं।
तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ डिफरेंशिएट करना है सीकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, फर्स्ट फंक्शन को मैं यहाँ पर y एज्यूम कर लूँगा एंड सेकंड फंक्शन को हम z लिख लेंगे। तो अब मुझे y को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, यानी dy अपॉन dz निकालना है। ठीक है बच्चों, चलिए, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर मुझे निकालना पड़ेगा dy अपॉन dx और फिर निकालेंगे dz अपॉन dx। तो यहाँ पर सीकेंट स्क्वायर यानी ये बनेगा 2 सीकेंट और ये एंगल सेम रहेगा। फिर सीकेंट का करोगे यानी सीकेंट का क्या होता है, सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा। यहाँ पर सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा, देखो ऐसा आ जाएगा। फिर एंगल यानी एक्स स्क्वायर का भी करोगे तो ये 2x आएगा। तो ये फाइनली आपका dy अपॉन dx आ गया। अब dz अपॉन dx भी निकाल ही लो, तो ये बन जाएगा आपका, यहाँ पर दिख रहा होगा क्या है ये बनेगा आपका 2x। ठीक है, अब क्योंकि तुम्हें निकालना है dy अपॉन dz, तुमको तो ये निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा, dy अपॉन dx को हम मल्टीप्लाई करेंगे dx अपॉन dz के साथ। ठीक है, चलिए काम शुरू करो, यानी dy अपॉन dz की वैल्यू निकालेंगे। तो ये पहले पूरा लिख लो, यहाँ पर ये 2 आपको दिख रहा होगा, सीकेंट थीटा और एक बार और सीकेंट थीटा है, यानी सीकेंट स्क्वायर ऑफ दिस एंगल, फिर ये आपका टेंजेंट ऑफ द एंगल, फिर लास्ट में है 2x, फिर यहाँ dx अपॉन dz। तो यहाँ पर dx अपॉन dz यानी आपको बस इसे रेसिप्रोकल करना होगा, मेरा मतलब डिनोमिनेटर में 2x लगा दो। यहाँ पर सिंप्लीफाई होकर आपको क्या दे देगा, ये 2x तो कटेगा, ये मिलेगा 2, ये रहेगा सीकेंट स्क्वायर ऑफ द एंगल और ये है आपका टेंजेंट ऑफ द एंगल। ठीक है बच्चों, तो बस ये फाइनली आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आपके सामने है सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन 22 में क्या बोला हुआ है, यहाँ पर एक फंक्शन y दे रखा है इस तरीके से, f डैश x की वैल्यू अलग से मिली हुई है, dy अपॉन dx निकालना है। इसका डेरिवेटिव स्टार्ट करो, ये बनेगा dy अपॉन dx, RHS में बनेगा f डैश x स्क्वायर और x स्क्वायर का करोगे चेन रूल की हेल्प से तो वो बनेगा 2x। अब तुम्हारी क्वेश्चन में आपको दे रखा है f डैश x इज इक्वल टू e की पावर रूट x। यहाँ पर x की जगह अगर मैं x स्क्वायर डाल दूँ तो ये बनेगा e की पावर में अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर, यानी e की पावर में x। समझे, इस वैल्यू को मैं यहाँ पर यूज करूँगा तो ये पूरा बनेगा e की पावर में x और ये इंटू में 2x तो आपको दिख रहा होगा। तो बस ये फाइनली आपका आंसर आ गया dy अपॉन dx का। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 का भी सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं, इसमें क्या बोला हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, f ऑफ 1 को इक्वेट कर देंगे लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस टू 1। लेकिन यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन पे फोकस करो, तो इस वजह से मुझे LHL या RHL में से कोई एक लेना चाहिए। अब जिससे फ़ायदा होगा वही ले लेंगे, तो मैं यहाँ पर RHL लूँगा, एक बार ध्यान से देखो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर f ऑफ 1 यानी जब x इक्वल टू 1 है तो फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ से चलेगी, यानी ये बनेगा k x स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, k x स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस 5। अब यहाँ पर जब लिमिट के लिए यानी राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन को देखोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ से वैल्यू मिलने वाली है फंक्शन की जो कि कांस्टेंट है, यानी ये मिलेगा आपके लिए k इंटू 1 यानी k ही रह जाएगा, प्लस में 5 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो k की वैल्यू आएगी 2 माइनस 5 यानी -3। ये आपका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 23 का। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा ये पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है जब थीटा इक्वल्स π/4 हो। तो यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे dx अपॉन डी थीटा एंड dy अपॉन डी थीटा ये तो निकालना ही पड़ेगा। ये रहा a, यहाँ पर 3 सीकेंट स्क्वायर थीटा, फिर आपका आएगा सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है ना, सिंप्लीफाई बाद में कर लेंगे। अब इसके बाद dy अपॉन डी थीटा, इसको भी लिख ही लो, dy अपॉन डी थीटा मतलब ये 3a, ये बनेगा आपका 10 स्क्वायर थीटा, अब फिर 10 थीटा का होगा तो ये बनेगा सीकेंट स्क्वायर थीटा। यहाँ से आपको निकालना है dy अपॉन dx, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
डी वाई अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा 3a, ये है टेन स्क्वायर थीटा और ये है सीकेंड स्क्वायर थीटा। यहाँ पर इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, यानी 3a, ध्यान से देखना मैं जानबूझ के सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंड थीटा ऐसे ही लिख रहा हूँ, और ये आपका टेन थीटा तो है ही। तो यहाँ पर देखो 3a तो कैंसिल हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर भी कैंसिल होगा। ध्यान से देखो, एक न्यूमरेटर में जो टेन स्क्वायर है ना, उसमें से एक टेन थीटा नीचे वाले टेन थीटा को कैंसिल करेगा। मतलब ये हुआ कि ऊपर एक टेन थीटा और नीचे आपका सीकेंड थीटा बचेगा। अब अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, यानी साइन और कॉस में चेंज कर लो, तो ये आपको सिर्फ साइन थीटा मिलेगा, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये रही। अब यहाँ से इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। साइन थीटा का डेरिवेटिव होगा कॉस थीटा, और फिर एंगल थीटा का भी करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो देखो आपको ऐसे मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आपको फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मतलब इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी फिर यहाँ पर, है ना, डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू। तो ये बनेगा आपका 3a, यहाँ पर इसको लिख लो आप टेन थीटा, इसको मैंने आगे कर दिया, और इसे आप लिख लो सीकेंट क्यूब थीटा। ठीक है बच्चों, बात क्लियर है। अब आपका मूड करे तो यहाँ पर एक स्टेप और लिखो, यानी 1/3a, यहाँ पर ये है आपका टेन थीटा और ये हो जाएगा सीकेंट की पावर 4। ठीक है, अब इसमें आपको थीटा की जगह π/4 भी पुट करना होगा। क्वेश्चन में चेक करो, इसने डबल डेरिवेटिव की वैल्यू कहाँ पर पूछी है। ठीक है, सो डबल डेरिवेटिव में मैं थीटा की जगह π/4 पुट करने जा रहा हूँ। सो 1/3a 10π/4 यानी 1, सीकेंट π/4 यानी √2 की पावर में 4, यानी ये हो जाएगा 1/3a, और यहाँ पर ये हो जाएगा √2 की पावर 4 का मतलब ये हुआ 4। ठीक है बच्चों, सो दैट मीन्स ये बनेगा 1/12a। ये आपका फाइनली आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 24 का। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। इसमें क्या है, यहाँ पर एक फंक्शन है, आपको डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है π² पर। चलो भैया सिंप्लीफाई करना शुरू करो, यानी डिफरेंशिएशन शुरू करो, चेन रूल की हेल्प से हो जाएगा। यहाँ पर 1/2 अंडर रूट ऑफ दिस फंक्शन, यानी टेंजेंट ऑफ द एंगल। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर टेंजेंट का भी करोगे तो सीकेंट स्क्वायर ऑफ द एंगल, फिर एंगल का करोगे यानी 1/2√x। ये तो आपका f' आएगा। बस इसमें x की जगह आपको डालना है π²/16। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं जरा। तो यहाँ पर π²/16 के लिए मैं एक काम करता हूँ, पहले √x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, यानी जब x की जगह π²/16 डालेंगे तो ये बनेगा π/4। ठीक है ना, बस याद रखना इस बात को, बहुत काम आने वाला है। यहाँ देखो 1/2 अंडर रूट में 10√x की वैल्यू मैंने अभी निकाली है बेटा, यानी ये बनेगा 10π/4, देखो इस तरीके से। फिर इसके बाद यहाँ पर ये है सीकेंट स्क्वायर, अब ये √x यानी ये भी आपका देखो ऐसे, फिर यहाँ पर 1/2√x यानी ये देखो π/4 ऐसे। ठीक है ना, अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, सो 1/2 यहाँ पर 10π/4 यानी 1 का स्क्वायर रूट यानी 1 ही हो जाएगा। सीकेंट π/4 का मतलब हुआ √2 का स्क्वायर यानी देखो ऐसा मिलेगा, और यहाँ पर 1/2 और ये π/4 भी है तो 4 ऊपर भेज दो, ये बनेगा 2π, देखो इस तरीके से। समझे या नहीं समझे, ये 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 2 जा 4 यानी 2/π, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है बच्चों। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। इसमें क्या बोला हुआ है, यहाँ पर कह रहा है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 3। अब अगर फंक्शन x = 3 पे कॉन्टिन्यूअस है, सो f(3) को मैं इक्वेट करने वाला हूँ लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस टू 3। लेकिन फंक्शन की डेफिनेशन को देखो तो यहाँ पर आपको LHL या RHL में से कोई लेना चाहिए, तो मैं यहाँ पर इसको RHL ही ले लेता हूँ। f(3) यानी जब x = 3 है तो फंक्शन की डेफिनेशन के हिसाब से यहाँ से आंसर आएगा a × x यानी a × 3 + 1।
अब यहाँ पर RHL के लिए जब मुझे फंक्शन लेना पड़ेगा तो ये नीचे यानी यहाँ पर चेक करो तो ये बनेगा bx+3। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3a+1, यहाँ पर x की लिमिट 3 डालोगे, सो b इंटू एक्स की जगह 3 प्लस में 3, यानी ये क्या बनेगा आपके लिए 3a+1, ये बनेगा 3b+3, साइड चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 3 - 1 यानी 2, जिसे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू 2/3। बस ये आपका फाइनली आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 भी सॉल्व हो चुका है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। इसमें क्या बोला हुआ है, यहाँ पर ये कह रहा है चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल टू 3। सबसे पहला काम ये करो, f3 निकाल लो। f3 का मतलब ये हुआ 3 - 3 यानी 0 आएगा। ठीक है, जब x 3 से बड़ा है, जब x 3 से बड़ा है तो यहाँ पर fx आपका आएगा x - 3, ये भी पहले ही निकाल के रख लो, काम आएगा। जब x 3 से छोटा है तो यहाँ पर fx हो जाएगा माइनस ऑफ x - 3, जिसे आप 3 - x भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इन सभी का इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा 3 पर। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब 3 पे निकालेंगे, सो लिमिट x अप्रोचेज 3 माइनस fx की वैल्यू यहाँ पर क्या रहेगी बच्चों, तो ये रहेगी 3 - x, और f3 का मतलब 0/x - 3। एक बार ध्यान से देखो, यहाँ पर सिंप्लीफाई करोगे ना, सो x अप्रोचेज 3 माइनस, यहाँ 3 - x और नीचे x - 3, यानी ये -1 रहेगा विच इज ए कांस्टेंट, तो ये -1 ही बन जाएगा। यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये रहा -1। जरा राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं x इक्वल टू 3 पर ही, तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेज 3। अब क्योंकि 3 से आगे यानी 3 से बड़ा जब x होगा तो फंक्शन की वैल्यू है x - 3 माइनस f3 ये रहा, और नीचे x - 3। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा, ध्यान से देखना, ये सेम चीज़ नीचे है, सेम चीज़ ऊपर है, यानी ये 1 मिलेगा जो कि कांस्टेंट है, जिसमें लिमिट x अप्रोचेज 3 डालने का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 1 रह जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है बच्चों, दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, देयरफॉर यहाँ पर जो फंक्शन है ये क्या होगा आपका, दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल, दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट x इक्वल टू 3। समझे, तो बस ये आपका हमने डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लिया है एट x इक्वल टू 3 फॉर द फंक्शन fx। क्लियर, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन 28 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 28, ये पैरामीट्रिक डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। यहाँ पर मुझे डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है एट थीटा इक्वल्स π/6। तो सबसे पहले यहाँ पर dx/d निकालो, ठीक है ना, तो ये बनेगा आपका a सीकेंट थीटा का आ जाएगा, सीकेंट थीटा इंटू में टेंजेंट थीटा। अब यहाँ से dy/d भी निकलेगा, दैट विल बी b इंटू टेन थीटा का हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि dy/dx किसके इक्वल होता है बच्चों, dy/d इंटू d/dx है ना, तो यहाँ से dy/dx बड़े आराम से आपका आएगा। इस पूरे को यानी b सीकेंट स्क्वायर थीटा को मैं डिवाइड कर दूंगा a सीकेंट थीटा, और ये रहा आपका टेन थीटा। तो यहाँ पर b/a तो एज इट इज़ एक सीकेंट, आप ध्यान से देखो ऊपर कैंसिल होगा, यानी आपको मिलेगा सीकेंट थीटा अपॉन यहाँ पर आपका आ जाएगा टेन थीटा। आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई करो और ये अच्छा भी रहेगा आपके लिए, यानी सीकेंट को 1/cos और इसे sin/cos लिखो, तो ये फाइनली आपका क्या बनेगा बच्चों, 1/sin, यानी इसको आप लिख सकते हो कोसिकेंट थीटा। बात समझ आई सभी को, आप चाहो तो ऐसे लिखो सीकेंट थीटा इंटू कॉट थीटा, अब सीकेंट को लिखो 1/cos और यहाँ पर आप लिखो cos/sin, है ना। पूरा सिंप्लीफिकेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं। तो फिलहाल यहाँ पर dy/dx आ चुका है। अब मुझे d2y/dx2 निकालना है। इसके लिए मुझे यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में अब डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो ये b/a बाहर, कोसिकेंट का करोगे तो एक नेगेटिव आएगा, और क्या होगा माइनस कोसिकेंट थीटा इंटू कोटेंजेंट थीटा इंटू एंगल का भी करेंगे, चेन रूल भूलना मत, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से ये बनेगा -b/a, फिर है आपका कोसेक थीटा इंटू कोटेंजेंट थीटा,
और डी थीटा बाई डी एक्स, यानी इसका रेसिप्रोकल करके मुझे लिखना पड़ेगा। कहने का मतलब मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर डिनोमिनेटर में ए सीकेंड थीटा और ये रहा आपका टेन थीटा। अब इसके बाद जैसा कि हमारे क्वेश्चन में बोला हुआ है, यहाँ पर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है जब थीटा इक्वल्स पाई बाय 6 हो, तो इसलिए मैं थीटा की जगह पाई बाय 6 पुट करूँगा डबल डेरिवेटिव में। तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पर तो ये माइनस बी अपॉन ए और एक ए यहाँ पर भी पहले से है यानी डिनोमिनेटर में, तो माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर। फिर कॉसिकेंट थीटा यानी कॉसिकेंट पाई बाय 6 जिसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। कोटेंजेंट थीटा यानी कोटेंजेंट पाई बाय 6, वेल उसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, सो √3 हो जाएगी इसकी वैल्यू। डिनोमिनेटर में आओ, सीकेंट थीटा यानी सीकेंट पाई बाय 6, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन √3। फिर है टेन थीटा यानी 10 पाई बाय 6 यानी 1 अपॉन √3। ठीक है बच्चों, यहाँ से सिंप्लीफाई करना है, माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर इंटू ये आपका 2√3 तो है ही, यहाँ पर ये बन जाएगा 3 अपॉन 2। एक बार चेक करो, √3 और ये √3 मिलकर 3 बनेंगे, मैंने उल्टा भी कर दिया है। यहाँ पर कैंसिलेशंस हो रहे होंगे, 2 से 2 कटेगा यानी यहाँ पर बचेगा माइनस 3√3 और ये b और पूरे के नीचे आपका आ जाएगा ए स्क्वायर। एक बार चेक कर लो, मेरी बात समझ आ रही है सभी को। 2 से 2 कटा, 3√3 और ये b अपॉन ए स्क्वायर, नेगेटिव का साइन तो है ही। ये आपका आंसर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 28 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। यहाँ पर बोला हुआ है डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर ऑफ दिस एंगल विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर d बाई डी एक्स करना है साइन स्क्वायर ऑफ √x। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। चेन रूल की हेल्प से आपको एंगल √x का भी करना पड़ेगा यानी 1 अपॉन 2√x ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पर चाहो तो 2 से 2 कैंसिल करो तो आपका आंसर देखो ऐसा दिखेगा, साइन √x कॉस √x अपॉन √x। या तो ऐसे कर लो या फिर क्या करो, यहाँ पर देखो इस वाले टर्म को देखो, यहाँ पर आप साइन 2a का फॉर्मूला लगाओ तो ये बनेगा साइन 2√x, फिर पूरे के नीचे 2√x आ जाएगा। ठीक है ना, बस ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 29 का। वैसे एक बात बताओ, ये जो 2√x आपको दिख रहा है न्यूमरेटर में यहाँ पर, और यहाँ डिनोमिनेटर में भी 2√x दिख रहा होगा, क्या ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे? वेल कैंसिल करके मुझे बताना कि फाइनली आपका आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन 30 ये रहा आपके सामने, इसमें क्या बोला हुआ है, यहाँ पर आपको दे रखा है वाई स्क्वायर इंटू कॉस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स ए स्क्वायर, आपको डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। चलिए काम शुरू करते हैं, यानी सीधा डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट कर दूंगा मैं। वाई स्क्वायर बाहर, कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन और ये एंगल है 1 अपॉन एक्स। चेन रूल से एंगल का भी करोगे सो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, देखो ऐसा आएगा। ठीक है बच्चों, प्लस फिर हम करेंगे कॉस 1 अपॉन एक्स, इसे बाहर, और फिर वाई स्क्वायर का करोगे तो ये बनेगा 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। आर एच एस में ए स्क्वायर यानी कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो पूरे में से आप ध्यान से देखो y कॉमन आएगा, तो y कॉमन आएगा तो पहले ये वाला टर्म लिख रहा हूँ मैं, देखो ये वाला टर्म डेरिवेटिव वाला टर्म पहले लिख रहा हूँ मैं। यहाँ से y कॉमन लिया मैंने तो मुझे मिलेगा 2 और यहाँ पर कॉस एंगल है 1 अपॉन एक्स और ये है आपका डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब इसके बाद इस वाले टर्म की बारी, तो यहाँ पर ये तो पॉजिटिव आएगा, एक y आपने कॉमन लिया है, यहाँ नीचे आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा होगा, इसको लिख लो y अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये साइन ऑफ एंगल यानी साइन 1 अपॉन एक्स। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद करो, RHS में 0 है। अब यहाँ से फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो y को 0 के नीचे भेजो यानी काम खत्म हुआ। ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ों को जब मैं रीअरेंज करूँगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या मिलेगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले y अपॉन एक्स स्क्वायर और ये साइन थीटा उधर जाएंगे यानी माइनस y अपॉन ये बनेगा एक्स स्क्वायर और ये साइन 1 अपॉन एक्स, इस पूरे के नीचे आएगा 2 कॉस 1 अपॉन एक्स यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ऐसा आएगा। तो इसको लिख लो टेन थीटा यानी देखो ऐसे, और ये जो 2 है ना उसे आप यहाँ लगा लो। बस ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 30 का भी सॉल्यूशन हम कंप्लीट कर चुके हैं।
ठीक है बच्चों, तो बस इसी के साथ हम लोगों ने कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के असाइनमेंट फॉर प्रैक्टिस का पार्ट 1 तो कंप्लीट कर लिया। अब बचे हुए क्वेश्चन आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। बचे हुए क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर कहाँ तक टोटल क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन 55 तक आपको दिख रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हम लोग अब सेकंड पार्ट में लेंगे। ठीक है बच्चों, तो बस इसी के साथ हम लोग आज का सेशन वाइंड अप करते हैं। फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लो ताकि हर वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। मोरओवर इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर देना। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।